जय श्री कृष्ण सभी को। आज के वीडियो में हम भृगुनंदी नाड़ी का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसे डिस्कस करेंगे कि भृगुनंदी नाड़ी में हम जुपिटर और सैटर्न को ही क्यों कंसिडर करते हैं एनालिसिस के लिए, प्रोग्रेशंस के लिए, और जुपिटर और सैटर्न को किस तरह से हमें कंसिडर करना होता है। तो ये सवाल मेरे पास बहुत आता है कि भृगुनंदी नाड़ी में सिर्फ जुपिटर और सैटर्न को ही क्यों लिया जाता है प्रोग्रेशंस के लिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए, योगों के लिए, और इनको यूज करने का जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको आखिरी में ये समझ में आएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर और सैटर्न को क्यों कंसिडर करा जाता है भृगुनंदी नाड़ी में, और उनको यूज कैसे करना है, उसमें जो एक बेसिक अप्रोच बनाई जाती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो बहुत ही एक फंडामेंटल क्वेश्चन है सभी का, वो ये है कि हम जुपिटर और सैटर्न को ही क्यों कंसिडर करें। हम किसी और प्लैनेट को क्यों नहीं ले सकते, हम मार्स को क्यों नहीं ले सकते, हम वीनस को क्यों नहीं ले सकते, हम सन को क्यों नहीं ले सकते प्रोग्रेशंस के लिए। तो इसका जो आंसर है वो आपको इस तरह से समझना होगा कि आपका जन्म अगर भूलोक में हुआ है तो इसके सिर्फ दो ही कारण हैं। एक है आपकी डिजायर, आपकी कोई ऐसी डिजायर जो पिछले जन्म में पूरी नहीं हो पाई, एंड सेकंड इज योर कर्मा। आपके कर्मों के कारण आपको भूलोक प्राप्त हुआ है। डिजायर और कर्मा में जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन सा रीजन स्ट्रॉन्गर हो सकता है आपके जन्म के पीछे, तो हमेशा कर्म का जो रीजन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जन्म दोनों चीजों से हुआ है, डिजायर भी थी आपकी कोई ना कोई, और उसके साथ साथ कर्म भी था। लेकिन इन दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है दैट इज कर्म। वो डिजायर क्या थी जिसके कारण आपका जन्म हुआ, ये भी हम हॉरोस्कोप से देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन यहां आज हम बात करेंगे कर्म के ऊपर। आपने कोई ना कोई ऐसा कर्म करा है पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आपको मोक्ष नहीं मिला। अगर आपको मोक्ष मिल जाता तो आपका जन्म भूलोक में नहीं होता। अगर आपको मोक्ष ना भी मिले, अगर आपके कुछ कर्म ऐसे थे जिनकी वजह से आपको ऊंचे लोक प्राप्त हो सकते थे लेकिन वो नहीं हुए, तो उसका भी कारण हमको हॉरोस्कोप में दिखता है। क्योंकि अगर आपका जन्म यहाँ पे भूलोक में हुआ है, अगर आपकी कुंडली बनी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको मोक्ष नहीं मिला, और जिसकी वजह से आपको और ऊंचे लोक नहीं मिले। तो ये जो कर्म का पार्ट हम जब स्टडी करते हैं तो ये हम स्टडी करते हैं सैटर्न से, कि आपके कर्म क्या थे, किस प्रकार के कर्म आपने पास्ट लाइफ में करे हैं, और उन कर्मों को पूरा करना, कुछ कर्मों को रीपे करना, आपकी इस लाइफ में आपको वो प्रारब्ध मिला है। तो ये जितनी भी कर्म की एनालिसिस है ये सैटर्न के द्वारा करी जाती है। तो आपने एक चीज समझी कि आपके कुछ ना कुछ ऐसे कर्म थे पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आपको ये जन्म मिला। अगर उन कर्मों को हमको देखना है तो हमको सैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा हॉरोस्कोप में। इसी इसी सेम कॉन्सेप्ट को आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी लगा सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट वहां पे फॉलो होगा। देन सेकंड प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर को हम क्यों स्टडी करते हैं? बिकॉज जुपिटर इज द जीव। जुपिटर आप हो, आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, दैट इज जुपिटर। तो ये आत्मा पास्ट लाइफ से इस लाइफ में जब आती है, वहां पे आपका जब जन्म होता है, आपके अंदर जो जीवात्मा का प्रवेश होता है, उस जीवात्मा का कारक भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जुपिटर बनता है। तो जुपिटर इज आत्मा। तो हम आत्मा को, यानी कि आपको और आपके कर्मों को, दोनों को साथ में स्टडी करते हैं, ये देखने के लिए
कि इस लाइफ में आपको किन किन कर्मों का पे बैक करना है, किन किन कर्मों जो आपने पहले जो कर्म करे हुए हैं अगर वो अनफुलफिल्ड रह गए हैं तो उनको आपको पूरा करना है और किस प्रकार के नए कर्म आप इस लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये जुपिटर और सैटर्न के कॉम्बिनेशन से हम स्टडी करते हैं। इनको यूज कैसे करा जाता है? देखिए, जुपिटर विल शो द योगास। नाड़ी ज्योतिष में जुपिटर हमेशा ये बताता है कि कौन सा इवेंट आपकी लाइफ में होगा और सैटर्न हमको ये बताता है कि वो इवेंट कैसे होगा और वो इवेंट कब होगा। अगर हम जुपिटर को यहां पे समझे तो जुपिटर की परमिशन के बिना कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में नहीं हो सकता। कोई भी इवेंट अगर आपकी लाइफ में होता है, वेदर इट इज मैरिज, वेदर इट इज चाइल्ड बर्थ, प्रमोशन, कुछ भी, वो जुपिटर की परमिशन के बाद होता है। सैटर्न आपके कर्मों को दिखाता है, लेकिन आप कौन से कर्म करेंगे ये जुपिटर से पता चलता है। तो जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर विल शो कौन से कर्म आप करोगे, या इसको अगर हम एक सिंप्लीफाइड भाषा में समझे तो कौन से इवेंट आपकी लाइफ में अकर होंगे वो हमको जुपिटर से पता चलता है। और वो इवेंट कब होंगे, कैसे होंगे, उनका क्या फ्लेवर होगा, वो हमको सैटर्न से पता चलता है। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जुपिटर और सैटर्न को हमको अप्रोच करना होता है। ये कैसे करना होता है? बहुत ही सिंपल है। मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक चार्ट है। सबसे पहले इस चार्ट में जब आप भृगुनंदी नाड़ी से इसको एनालाइज कर रहे हैं, हम पराशरी ज्योतिष से भी इसको समझेंगे, भृगुनंदी नाड़ी से भी समझेंगे। कभी भी जब आप कंसल्टेशन देते हैं, आप किसी चार्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप एक सिस्टम को फॉलो करके कंक्लूजन पे नहीं निकल सकते, क्योंकि एट दी एंड ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये सारे के सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही आते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए हम बोलते हैं कि ओके, ये जो मेथोडोलॉजी है एनालाइज करने की, ये भृगुनंदी नाड़ी है, ये केपी है, लेकिन एट द एंड ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम्स है। तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बनानी होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी हम भृगुनंदी नाड़ी के विषय में डिस्कस कर रहे हैं, तो उस अप्रोच से कैसे हम चार्ट को स्टडी करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो भृगुनंदी नाड़ी में सबसे पहले हम यहाँ पे हाउसेस को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्लैनेट्स को कंसिडर करेंगे, उनके कारकों को कंसिडर करेंगे और राशियों को कंसिडर करेंगे। तो दो प्लैनेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, जुपिटर और सैटर्न, जो भी हमने डिस्कस करा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जुपिटर का फ्लेवर हॉरोस्कोप में क्या है, इस व्यक्ति की जो सोल है उसका फ्लेवर यहाँ पे क्या है। तो वो फ्लेवर आप कैसे देखेंगे? आप ये देखेंगे कि जुपिटर कौन सी राशि में है। अब यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, रेट्रोग्रेड के अपने अलग रूल्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि जुपिटर यहाँ पे रेट्रोग्रेड नहीं है। ओके, तो जुपिटर यहाँ पे धनु राशि में है, सैजिटेरियस साइन में है। धनु राशि जुपिटर की अपनी राशि है और धनु राशि जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि भी है और जुपिटर अपनी ही राशि में है। नाउ नेचुरल काल पुरुष की कुंडली जब आप स्टडी करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में जो 9th हाउस जो धनु राशि आती है वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म, धनु राशि धर्म को रिप्रेजेंट करेगी। धनु राशि गुरु को रिप्रेजेंट करेगी, धनु राशि फादर को रिप्रेजेंट करेगी, धनु राशि हायर पॉलिटिकल कनेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करती है, धनु राशि लर्निंग को भी रिप्रेजेंट करती है। जुपिटर का धनु राशि में बैठना यानी कि जुपिटर के 9th हाउस के जो सिग्निफिकेशंस हैं वो इस व्यक्ति की सोल है एक तरह से। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ रिलेटेड टू 9th हाउस ऐसा रहा है पास्ट लाइफ में, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दिस बर्थ।
मे बी फादर के साथ कोई कर्म पेंडिंग है जिसकी वजह से ये जन्म हुआ है, और कौन सा कर्म, द उस तरीके का कर्म जो इस व्यक्ति की ड्यूटी थी फादर के लिए, बिकॉज नाइन्थ हाउस इज धर्मा, धर्मा इज ड्यूटी, सो ड्यूटी टुवर्ड्स फादर, ड्यूटी टुवर्ड्स गुरु, ड्यूटी टुवर्ड्स स्क्रिप्चर्स, ये सारी चीजें हमें यहां से एक एक ब्रॉड ओवरव्यू मिलता है कि इस व्यक्ति के जन्म का रीजन क्या रहा होगा। ओके, सो ड्यूटी टुवर्ड्स फादर, ड्यूटी टुवर्ड्स फादर लाइक फिगर, ड्यूटी टुवर्ड्स गुरु। अब इसी फ्लेवर से हमको पूरा हॉरोस्कोप इसका स्टडी करना है। यहां से हमें क्या मिला, एक एक फ्लेवर हमको मिला है। ओके, इस फ्लेवर को आगे हम और सूत्रों से कंफर्म कर सकते हैं, बट अभी क्योंकि जस्ट एक बेसिक मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, तो हमको यहाँ पे ये फ्लेवर मिला है। नाउ अब हम सैटर्न के फ्लेवर को स्टडी करेंगे। राइट, सैटर्न, सैटर्न इज कर्मा, कि आपने पास्ट लाइफ में कौन से कर्म करे हैं और इस लाइफ में वो कर्म कैसे फ्रक्टिफाई होंगे। ओके, सो जुपिटर इज की व्हाट इज द रीजन ऑफ बर्थ, एंड सैटर्न इज कर्मा। नाउ सैटर्न का अगर हम यहाँ पे फ्लेवर देखें, देन सैटर्न इज इन तुला राशि। तुला राशि में शनि जो है वो एग्जॉल्ट हो जाता है। ओके, सो तुला राशि नेचुरल, अगर आप जोडियाक को स्टडी करेंगे तो तुला राशि हमें क्या दिखाती है, तुला राशि हमें दिखाती है लोगों को साथ में रखना, मैरिज, पार्टनरशिप्स, बिजनेस, ये सारी चीजें हमें तुला राशि दिखाती है। और यहाँ पे शनि का एग्जॉल्ट होना, शनि का यहाँ पे एग्जॉल्ट होना हमको ये बता रहा है दैट कर्मा इज वेरी वेरी स्ट्रांग। अभी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं हो रही है। तुला राशि से रिलेटेड जो कर्मा है इस व्यक्ति का, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज सैटर्न यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे दो दो चीजों को हम अगर कंबाइन करें इस प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी, तो भी हमें एक अप्रोच मिल जाएगी इस पूरे हॉरोस्कोप को स्टडी करने में। हमने देखा कि नाइन्थ हाउस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है नेचुरल जोडियक काल पुरुष की कुंडली का, विच इज धनु, और वहां पे जुपिटर है। जुपिटर धनु में हमें ये बता रहा है कि एक धार्मिक, बहुत स्ट्रांग धार्मिक रीजन है बर्थ के पीछे। अब वो जो धार्मिक रीजन है, इट कैन बी टुवर्ड्स फादर, इट कैन बी टुवर्ड्स गुरु, इट कैन बी टुवर्ड्स धर्म ऑल्सो। और यहाँ पे शनि जो है, इट इज एक्सॉल्टेड इन लिब्रा। लिब्रा इज मैरिज, लिब्रा इज योर स्पाउस, लिब्रा इज बिजनेस, लिब्रा इज पार्टनरशिप्स। यहां पे अगर आप इस चीज को थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स दिखेंगे। मैरिज सेवेंथ हाउस है, लिब्रा है, मैरिज इज ऑल्सो अ धर्म, मैरिज इज ऑल्सो अ धर्म। एक मेल और एक फीमेल अगर साथ में हैं और उसको हम अगर जस्टिफाई करना चाहें, तो वो जस्टिफिकेशन कैसे होगा, अगर दो, एक मेल एक फीमेल एक दूसरे को लाइक करते हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, तो जब तक उनकी मैरिज नहीं हो जाती, सोसाइटी उस चीज को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैरिज के बाद जो दोनों हैं, मेल एंड फीमेल, वो एक धर्म में बंध गए हैं। मैरिज इज धर्म। तो आप अपने पार्टनर के साथ कितना भी ज्यादा रोमांटिकली इंक्लाइंड हो, आप उनकी तरफ, आप लोग एक दूसरे को बहुत लाइक करते हो, वो धर्म कब बनेगा? जब आपका विवाह होगा। सो मैरिज इज धर्म। तो कहीं ना कहीं हमको यहां पे दिख रहा है कि कुछ ना इस व्यक्ति के इस व्यक्ति के बर्थ के पीछे का जो रीजन है, दैट इज रिलेटेड टू धर्म एंड रिलेटेड टू मैरिज ऑल्सो। सो धर्म एंड मैरिज, यानी कि कोई ना कोई ऐसा कर्म
जिस कर्म की वजह से मैरिज का धर्म प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाया, वो इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में करा है। अगर मैरिज का जो धर्म है वो पूरा हो गया होता तो मे बी ये रीजन नहीं होता इस बर्थ का। लेकिन यहाँ पे अभी अगर आप हॉरोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई बहुत स्ट्रांग, बिकॉज सैटर्न इज एग्जॉल्टेड, कोई ना कोई बहुत स्ट्रांग ऐसा रीजन है जो मैरिज और धर्म से रिलेटेड है। या इसे आप मैरिज की ड्यूटी भी समझ सकते हैं कि पास्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसी मैरिज की ड्यूटी इस व्यक्ति ने नहीं करी जो इसे करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मैरिज का धर्म जो है वो अधूरा रह गया। एंड ये एक मेजर रीजन है इस लाइफ में बर्थ लेने का, भूलोक पे वापस आने का। नाउ यहां पे मंगल जो है दैट इज कंजंक्ट विथ सैटर्न। ओके, मार्स नेचुरल जोडियाक अगर आप देखेंगे काल पुरुष का हॉरोस्कोप, देन मार्स इज द कारका फॉर फर्स्ट हाउस। मार्स एरीज साइन को रूल करता है विच इज फर्स्ट हाउस। सूर्य इज ऑल्सो द कारका फॉर फर्स्ट हाउस। ओके, लेकिन यहाँ पे हम अभी मार्स को कंसिडर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मार्स इज कंजंक्ट विथ सैटर्न। यहाँ पे सूर्य का रिलेशन भी देखना जरूरी है कि फर्स्ट हाउस जुपिटर और सैटर्न से सूर्य का क्या रिलेशन है। और सूर्य का रिलेशन यहाँ पे डेफिनेटली बन रहा है बिकॉज सैटर्न और मार्स का जो लॉर्ड है दैट इज वीनस। और वीनस अगर आप यहाँ देखेंगे सो वीनस इज कंबस्टेड बाय सूर्य। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन यहाँ पे सूर्य का बन रहा है जो हमें एक बहुत ही डीप स्टोरी बता रहा है कि इस व्यक्ति की लाइफ में पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट लाइफ कैसी थी। तो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। हम बस यहाँ पे अभी ये कंसिडर कर रहे हैं दैट मंगल बीइंग द लॉर्ड ऑफ एरीज, जो कि फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस नेचुरल जोडियक का इज सेल्फ आप, यानी कि आपने अपने मैरिज के धर्म को पूरा नहीं करा। किसी और के कारण भी आपको सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। आपका जन्म किसी और व्यक्ति के कारण भी हो सकता है और आपका जन्म आपके कारण भी हो सकता है। तो मंगल से हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपका धर्म था टुवर्ड्स योर स्पाउस जो आपने पूरा नहीं करा। Saturn and Mars are enemies. Saturn is cold in nature, Mars is hot in nature. तो कहीं ना कहीं पे एक इनमिकल रिलेशन वाइफ के साथ रहा होगा। ये अभी सिर्फ एक 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 ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है। इसको जैसे जैसे हम डीपली स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे जो इस व्यक्ति के जीवन के रहस्य हैं वो खुलते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैरिज, मैरिज से रिलेटेड ड्यूटी का पूरा ना होना, ये एक थीम हमें समझ में आ रहा है इस हॉरोस्कोप का। अब जो भी इवेंट्स इस व्यक्ति की जिंदगी में अकर होंगे उनमें बेसिक थीम यही रहेगा जो पास्ट लाइफ से ये लेकर आ रहा है। और यही नाड़ी सिस्टम की एक ब्यूटी है कि आपको एक थीम पता चल जाती है। अब इसके बाद जैसे जैसे आप भृगुनंदी नाड़ी के और रूल्स लगाएंगे आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति की जिंदगी में करियर ब्रेक जो आ रहे हैं या इसको हेल्थ इश्यूज जो आ रहे हैं वो भी किस बेसिक कर्म की वजह से आ रहे हैं। दैट इज द कर्मा ऑफ मैरिज। मैरिज का जो धर्म पूरा नहीं हो पाया था पास्ट लाइफ में वो अब इस लाइफ में अलग अलग इवेंट्स क्रिएट करेगा। तो अब इस व्यक्ति के लिए जरूरी ये हो जाता है कि इसकी मैरिज बहुत सोच समझ के कराई जाए और इसको पहले से बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आपको ये बताना होगा दैट आपका जो धर्म आपकी वाइफ के लिए है, जो ड्यूटी एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ, अगर ये फीमेल हॉरोस्कोप होता देन एज अ वाइफ, हालांकि ये मेल हॉरोस्कोप है, तो आपका जो धर्म आपकी वाइफ के लिए है वो आपको बिल्कुल पूरा करना है। उसमें आप
चूक नहीं सकते, अदरवाइज आपका करियर, आपका हेल्थ इश्यूज, सारी चीजें खराब होनी चालू हो जाएंगी। और ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। इस हॉरोस्कोप में, ये मेरे क्लाइंट का हॉरोस्कोप है, अगर ये व्यक्ति किसी भी तरह से अपने मैरिज के धर्म को पूरा नहीं करता इस लाइफ में भी, तो अगली बार वापस से भूलोक में जन्म लेना होगा और इस जन्म में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स इसको फेस करनी पड़ेंगी। राइट? तो ये चीज हम पहले से सामने वाले को बता सकते हैं। एंड रेमेडीज के फॉर्म में कमिटमेंट और मैरिज से रिलेटेड जो रेमेडीज हैं, जो ये इंश्योर करें कि ये व्यक्ति जब भी इसका विवाह हो, ये कमिटेड रहे और मैरिज को प्रॉपरली समझ पाए कि एक हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपनी वाइफ के लिए, उस चीज को ये समझ पाए, उस चीज को ये अप्रिशिएट कर पाए और उन चीजों को ये पूरा कर पाए। उस तरह से इसकी पर्सनालिटी को बिल्ड करना है थ्रू रेमेडीज, कि ये चीज इंश्योर हो कि मैरिज का जो धर्म है वो पूरा हो। तो इस तरह से हमें इस व्यक्ति को गाइड करना है, इसको अलग अलग रेमेडीज हमको देनी है जो कि इस बिहेवियर को इंश्योर करे कि ये अपनी वाइफ को खुश रख पाए और जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये पूरी कर पाए। तो इसकी लाइफ में जो पेंडिंग कर्मा पास्ट लाइफ से आया हुआ है, वो पेंडिंग कर्मा पूरा होगा और उस पेंडिंग कर्म की वजह से जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स भी इस व्यक्ति की लाइफ में नहीं आएंगी। तो इस तरह से एक जो भृगुनंदी नाड़ी के सूत्र हैं, वो हमें बहुत सिंपली एक अप्रोच देते हैं कि हमें हॉरोस्कोप को किस प्रकार से स्टडी करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अदर सूत्र जो अलग अलग सिस्टम्स हैं वो लगा सकते हैं। जैसे कि एक सूत्र यहाँ पे आप देखेंगे कि जुपिटर जो है, दैट इज 7th लॉर्ड, बाधक। अब देखिए, मैं यहाँ पे पराशरी ज्योतिष से इसको स्टडी कर रहा हूं। ओके, सो 7th लॉर्ड बाधक और अपने ही साइन में बैठा हुआ है रेट्रोगेड। अगेन मैरिज से रिलेटेड आपको हिंट मिल रहा है यहां से। एट दी एंड जब आप नाड़ी के सूत्र लगाएंगे और उसके साथ साथ आप किसी भी और सिस्टम के सूत्र लगाएंगे, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। भृगुनंदी नाड़ी बस हमें एक बहुत ही सिंप्लीफाइड अप्रोच देती है और बहुत ही जल्दी आप बहुत सारे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। फिर उसको वेरीफाई करने के लिए आप बाकी के सूत्र यहाँ पे लगा के एक कंफर्म डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। सो आई होप आप प्रॉपरली समझ पाए होंगे कि किस तरह से भृगुनंदी नाड़ी में अप्रोच बनाई जाती है, क्यों हम जुपिटर और सैटर्न को कंसिडर करते हैं। और इसके ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको भृगुनंदी नाड़ी का जो सिस्टम है वो प्रॉपरली समझ में आए और आप इसे अप्रिशिएट कर पाए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को लाभ पंचमी की एडवांस में बहुत 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 शुभकामनाएं। सभी को जय श्री कृष्ण।